हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, फिर आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी समझिए रिवीजन की लास्ट क्लास है। तो जीके में हमने जितना सिलेबस जो डिफाइन है उसकी लास्ट क्लास होने वाली है। बाकी जो मिसलेनियस चीजें हैं वो तो मैं अपलोड करता रहूंगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना। बाकी जितनी भी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। देखिए हमने कहां से स्टार्ट किया था। पहले हमने क्रैश कोर्स में मैथ्स, जीआई, लैंग्वेज, अब जीके भी, तो सारी चीजें अब कंप्लीट हो गई। पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा आज कंप्लीट। जितने भी चीजें जो आपके सिलेबस में डिफाइन थी आज हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो भी है जैसे कि करंट अफेयर का पोर्शन हो गया तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, क्लासेस भी शेड्यूल कर दूंगा मैं यूट्यूब पर, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और फिर बच गया आपका स्टैटिक जीके, तो उससे भी रिलेटेड क्लास हो जाएगी, उसको भी अपलोड कर दूंगा। और बाकी फिर इंपॉर्टेंट डेज तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे। मतलब कुछ भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो अधूरा ले जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सीट्स और चैप्टर टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो सभी बच्चे चैप्टर टेस्ट जरूर दें। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो टेस्ट है उसको जरूर से जरूर दें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लास्ट क्लास है बेटा। बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल जोर शोर से क्लासेस चलेंगी। अब बिल्कुल ये आपका लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग ये क्रैश कोर्स का कंप्लीट कर रहे हैं। फिर लगातार आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ना, आपके लिए चलाएंगे हर सब्जेक्ट के। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? यंग वंस ऑफ एनिमल। और फार्मिंग टेक्निक्स, फार्मर्स के बारे में जानेंगे और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंसर बताते चलिएगा सभी। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आने ही वाला है। अब पहला क्वेश्चन है क्या आखिर? देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सिंपल है या हार्ड है, आप ही बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस? निम्नलिखित में से कौन बच्चों को जन्म नहीं देता है? ऑप्शन नंबर 1 चूहा, बी बैट चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई, या ऑप्शन नंबर डी हिरण। तो देखिए कौन नहीं देता है पूछा। चूहा तो जन्म देता है बच्चे को, ठीक है, बैट भी जन्म देता है, हिरण भी देता है, लेकिन तितली जो है बच्चे को जन्म नहीं देती। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द यंग वंस ऑफ कंगारू? कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कंगारू। हाँ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कंगारू के बच्चे को कहते हैं जॉय। पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिए। जब भी होगी गौतम क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी, मैराथन जितने भी प्रैक्टिस है सब कुछ मिलेगा आपको, बस घबराइए मत। अभी शाम को भी जुड़ना है, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं। शाम को 6:30 बजे मेरी क्लास है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जीके जीआई जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इस तरीके क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द ओनली स्पेसीज वेयर द मेल्स वियर अ यंग। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर जो है बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो फीमेल्स होती है बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ऐसा आपको बताना कि एकमात्र स्पीसीज प्रजाति कौन सी है जिसमें जो मेल्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉल्फिन, बी है वेल, सी है सी हॉर्स, या फिर टॉर्टोइज यानी कछुआ। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा। डी नहीं बेटा, डी नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, याद रखिए, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए बताइए, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? चलिए बिल्ली की आवाज एक बार मुझे निकाल के बताइए सभी बच्चे, है ना। बिल्ली की आवाज निकालिए, बिल्ली की आवाज साउंड कैसे? म्याऊं, है ना। तो बस पूछा जा रहा है कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं बिलौटा यानी किटन, है ना। चलिए, बेबी डियर इस काल तो आपको याद करा था। हिरण के बच्चे को कैसे याद करना है? डियर फैन, डियर फैन। तो यहां पे फॉन होगा, फॉन आपका आंसर, नॉट फॉल, फॉन। जैसे हमने याद कराया था डियर फैन, डियर फैन, डियर फैन, तो यहां पे डियर फॉन, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। किसको किसको याद है? हाँ ये चैप्टर बेटा कल पढ़ा दिया ना, सर ने क्लास ली थी, कल तो हो गया कंप्लीट, बस इसकी प्रैक्टिस कराने आया हूं मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी गोट? बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना, किड। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जो भी जिसके भी आइडिया नहीं होगा, जो क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल नया है, बिल्कुल आइडिया नहीं, उसको कॉपी में जरूर नोट कीजिए, है ना। बाकी जो पता है कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉल है, किसके बच्चे को, किसके यंग वंस को कहते हैं? फॉल,
हॉर्स के, किटन बिल्ली के, काफ बछड़ा किसके कहते हैं? अभी आगे आएगा, घबराइए मत। चलिए अब देखिए फिर से आ गया फॉल। फॉल किसके बच्चे को कहते हैं हम? बेबी हॉर्स, घोड़े के बच्चे को। ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। सेवंथ का क्या है? बी है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? बताइए। मेढक के बच्चे को कहते हैं हम टेडपोल। टेडपोल, ठीक है, मेढक के बच्चे। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग वंस ऑफ डॉग? डॉग, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पप्पी, पिल्ला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द यंग वंस ऑफ काऊ, जैसे आपको आया था अभी, बछड़ा। किसके बच्चे को कहा जाता है? काव यानी बछड़ा, तो गाय के बच्चे को द यंग वंस ऑफ काऊ इज नोन एज काव, बछड़ा। बाकी आप सभी जानते हैं, किड, मेमना, किटन, बिल्ली का, ठीक है ना, किड, पता है? हाँ बिल्कुल। रेयान, आर्यमान, आरुष, महेश। क्वेश्चन बेटा टोटल है 80 क्वेश्चंस। रेडी है ना? बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बेटा, सिंपल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ टाइगर? टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? अब अच्छा क्वेश्चन आ गया। टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, किटन, सावक, या फिर काफ यानी बछड़ा, तो क्या कहते हैं? कब। टाइगर के बच्चे को कहते हैं कब। चिंपैंजी के बच्चे को क्या कहते हैं? चिंपैंजी का बच्चा किसने किसने देखा है? जल्दी बताइए। चिंपैंजी का बच्चा किसने किसने देखा है? तो द बेबी चिंपैंजी इज कॉल्ड इन्फेंट, शिशु कहते हैं, शिशु। क्लियर? आराध्या, आरुष, गौतम, बिल्कुल रेडी है ना? बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था ये तो। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अलग से पूछूं मैं। भालू, बियर के बच्चे को क्या कहते हैं? भालू, भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा? भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? कब कहते हैं, या इन्फेंट कहते हैं, या किटन कहते हैं, या फिर काफ कहते हैं? जल्दी से बताइए। फोल नहीं बेट, क्या कहा जाता है? कब। बहुत बढ़िया, कब यानी कि शावक। ठीक, वेरी गुड। चलिए पता है सभी को, बहुत तेज बच्चे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, कौन सा है? गोड़, टोडाश, संथाल, या भील्स? भील है बेटा, है ना? भील है, याद रखिएगा। पहले एक बार मैंने शायद आपको गोड़ बता दिया था, तो गोड़ नहीं है। सबसे बड़ा जो आपका आदिवासी समुदाय, गोड़ नहीं है, भील है। सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? भील, याद रखिए, भील है। फिर सेकेंड में गोड़ आएगा, सबसे लार्जेस्ट है भील, 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ याद रखिए, भील। मिथिलेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ बी कीपिंग कॉल्ड? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? तो मधुमक्खी पालने की जो वैज्ञानिक विधि है उसे कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर, है ना? और इसमें से एग्रीकल्चर तो खेती किसानी जानते ही हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी, जिससे फूल पौधे सब्जी ये सभी बागवानी के अंतर्गत। इसका सेरिकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो पूछा गया मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। मधुमक्खी के घर को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियां करती हैं, जो फूलों से रस होता है जिसे नेक्टर कहते हैं उसको लेती हैं, फिर उससे हनी बनाती, फिर एक जगह इकट्ठा होती है मधुमक्खियां, और फिर शहद पीती हैं। ठीक है, मधुमक्खियों से दूर रहिएगा। तो मधुमक्खी जो बनाती घर उसको कहते हैं छत्ता। किसने किसने अभी तक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है? कभी मत छेड़िएगा, है ना? कि मधुमक्खी के छत्ते में कोई बच्चे रहते पत्थर, बिल्कुल ये गलत काम नहीं करना है बेटा। फिर समझिए, हमेशा जिंदगी भर पछताएंगे। ऐसा कहा जाएगा ना। मुझे एक बार क्या हुआ, मैंने क्या किया था, मारा वारा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल जा रहा था, मारा किसी और ने, और मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया मेरे ऊपर, कम से कम 7 से 8 मधुमक्खी, ये पूरा मेरा फेस यहाँ फूल गया, कान फूल गया था, समझ लीजिए, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, फेस लाइक बॉल।
हाँ राकेश, ये चैप्टर कल अशोक सर ने पढ़ा दिया था ना, उसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बहुत दर्द होता है, याद रखिएगा। अब सब गलती मत कीजिए, दूर रहिए अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन? निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है? तो निम्न में से किसका? चूहे का, बिल्ली का, सांप का? नहीं, हम करते हैं हाथी का यूज करते हैं परिवहन के लिए। समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे जुड़े तो हुए हैं? एक बार जल्दी से बोलिए सर जुड़े हुए हैं, रेडी हैं और अभी क्लास करें। इसका शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे जो क्लास होगी उसको भी करने के लिए हम रेडी हैं। बिल्कुल रेडी है ना? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रॉप सोन इन रेनी सीजन? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल, जैसे कि आपका धान, जो चावल हो गया। हाँ वेरी गुड। ऋतिक, आयुष, कुंडू आज नहीं जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आराध्या, आर्यमान, गुड। अश्वनी, रेडी है ना सभी? हाँ बिल्कुल बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है। हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आने वाले, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल और रबी फसल कब बोई जाती है? वो बोई जाती है आपकी अक्टूबर नवंबर के समय। फिर जो खरीफ फसल और जो आपका क्या है एक रबी फसल, दोनों के बीच का जो मौसम होता है उसको कहते हैं हम जायद। ठीक है ना, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द माउंटेन ऑन द लार्ज स्केल। बताइए, पहाड़ों पर हम बड़े पैमाने में खेती नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वे कम आबादी वाले होते हैं। ये कोई रीजन थोड़ी है, ये रीजन तो बिल्कुल गलत है, ये रीजन तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, हैव अ स्ट्रांग, भूमि की कमी होती? भूमि की कमी कहां होती? कोई, ये तो गलत, भूमि की कमी नहीं होती। हाँ भूमि अलग हो सकती है। हैव अ थिन सॉइल कवर, मतलब मिट्टी का आवरण पतला होता है, ये सही हो सकता है। अनुपयुक्त जलवायु, ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा थोड़ी होगा कि बोला जाए पहाड़ों की ढलान, मतलब बोला जाए पहाड़ों में बड़े पैमाने पे, तो हर जगह का ऐसा थोड़ी, कुछ कुछ जगह तो अनुकूल वातावरण रहेगा। तो ये आंसर हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा करेक्ट। क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा कि मिट्टी का आवरण पतला होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां मिट्टी का आवरण पतला होता है, मिट्टी रुकती नहीं है। जैसे कुछ भी फसल बोल रहे तो उसके लिए मिट्टी का रुकना जरूरी है ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी है सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन? मतलब निम्नलिखित में से फसल, कौन से फसल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है? तो मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करने में, तो कौन सी फसल ऐसी है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है? जरा बताइए, तो कौन सी फसल है ऐसी? तो फसल है इसमें हरी मटर। ठीक है, हरी मटर, जो दलहन वाली फसलें होती है ना, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्स करने पे मदद करती है। क्योंकि ये जो हरी मटर होंगी क्या करेंगे, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और उसको स्थिर कर देंगे वहीं। तो अब वो स्थिर हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर स्थिर है तो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी मिलेगा तो फिर उसकी गुणवत्ता यानी कि फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी और फिर पौधों का ग्रोथ अच्छा सा होगा। याद रखिए, ठीक है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट राइबोजियम लेगुमिनेशियरम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजेंट राइजोबियम लेगुमिनेशियरम निम्नलिखित में से कौन से फसल में पाया जाता है? पैडी, धान, गेहूं, मक्का, किसमें? मटर में। ये तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा, अभी देखा, अभी हमने तुरंत देखा ये क्वेश्चन। ठीक, अच्छा मैं चढ़ा था पर भाग गया कह रहे, अच्छा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कुम्मुन घाटी किस राज्य में स्थित है? कुम्मुन वैली, द मोस्ट फर्टाइल वैली इन साउथ इंडिया, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्या आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए क्या है? दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कुम्मुन घाटी कहां है? ये है तमिलनाडु में स्थित। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा इसको गलती नहीं, हाँ गलती नहीं होगी किसी से। चलिए, द बिश्नोई ट्राइब्स मेनली लिव इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिश्नोई जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? जल्दी से बताइए, बिश्नोई किस राज्य से संबंधित ट्राइबल कम्युनिटी है? बिश्नोई जल्दी से बताइए, तो बिश्नोई कहां से संबंधित है? राजस्थान। कहां से? राजस्थान।
हाँ आर्यमान, ऐसा नहीं, अभी नहीं। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक आदिवासी समुदाय है? तो कौन है जो भारत का एक आदिवासी समुदाय है? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए आंसर। नेक्स्ट है पंडित, यादव, भील या पंजाबी? तो इसमें सिंपल से यादव क्या आएगा? यादव नहीं, भील। जी हाँ, भील। आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही तो भील, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। चलिए, आता है बेटा, पेपर में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, हल्के में बिल्कुल नहीं। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं सब आ सकते हैं ना। चलिए, विच इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज? किस भारतीय राज्य में जनजातीय आदिवासी समुदाय की जो संख्या है सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज है? तो मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, महाराष्ट्र या गुजरात है? तो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहां? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 का आ गया ए, मध्य प्रदेश। ये पे आपके यूपी सैनिक स्कूल में या फिर आरएमएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए, द गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्वर्णिम क्रांति, किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर एंड हनी, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, प्रोडक्शन ऑफ मीट या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन से, ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे कि व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, उसी प्रकार अगर बात करें हम कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो खेती किसानी से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, उसमें ग्रोथ के लिए आपको अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे। मैराथन की क्लासेस जो है बेटा अलग से, ऐसा नहीं होगा कि क्रैश कोर्स के अंदर होंगी। क्रैश कोर्स में जितना सब्जेक्ट था, जितना भी था आपका सिलेबस, सब कंप्लीट कर दिया गया। अब उसी चीजों को एक जगह मर्ज करके हम पढ़ा देंगे। तो यूट्यूब पे आप सभी जुड़ जाइएगा, द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल को आप सभी फॉलो कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी, वहां पे क्लासेस होंगी। अब तो यहाँ पे हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, अगर क्लास होगी तो मैं शेड्यूल कर दूंगा, घबराइए मत, हम जुड़े हुए हैं बेटा आपके साथ, बिल्कुल रेडी है ना सभी? क्लासेस देखते हैं ना जो यूट्यूब पर अपलोड होती है, बिल्कुल। चलिए, जो क्या है, झूम कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ, झूम खेती क्या है? झूम खेती मतलब क्या है? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब स्थानांतरण। एक जगह पे भूमि हुई, मतलब खेती हुई, फिर उसको जलाया, फिर आगे बढ़ गया, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहेंगे, है ना? चलिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप? कैश क्रॉप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल यानी कैश क्रॉप की बात हो रही है, जिनका उद्देश्य हम बेचते हैं, सीधा वही फसल उनको बेचने के लिए, नकदी फसल। कैश क्रॉप के रूप में हम किसका करते हैं? गन्ने का, ठीक है, कैश क्रॉप कहा जाता है उसे। वीट नहीं बेटा, वीट नहीं, वीट नहीं। इसमें से जो नकदी फसल है कैश क्रॉप कौन सी है? गन्ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इज, तिलहन फसल का उदाहरण है, तिलहन फसल का उदाहरण है, कौन सा है? तिलहन, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप कौन सा है इसमें? नहीं, राइस नहीं, चना नहीं, पूछा तिलहन, तिलहन है सरसों। दलहन होता तो चना आ सकता था, चने की दाल, मसूर की दाल। हाँ, 28 का क्या होगा बेटा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन? अब बताइए, क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? किसको खाने से आपको ज्यादा प्रोटीन मिलता है? कौन सा है जरा बताइए? पोटैटो, पल्सेस यानी दाल, गेहूं या फिर सरसों? तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन के लिए दाल, दाल। क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो गलती तो बिल्कुल करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल का उदाहरण है? रोपड़ फसल, प्लांटेशन क्रॉप, तो ये कॉफी भी है ना? कॉफी तो लग ही रहा है, कॉफी तो बिल्कुल लग रहा है, शायद चाय भी लग रहा है, ठीक है, रबड़ भी है, मतलब कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर, ढेकली, चेन पंप आर एग्जाम्पल ऑफ खाई, ठीक है। ढेकली, चेन पंप किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड या फिर मॉडर्न इरिगेशन मेथड? तो ये एग्जाम्पल है आपके ट्रेडिशनल
इरिगेशन मेथड की, ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर ए। 31 का क्या आंसर आ गया बेटा? 31 का ए आ गया। ठीक है, चलिए चले अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन? मॉडर्न मेथड कौन सा है? मॉडर्न मेथड में हम कर चाहते हैं कि उसको पानी जितना जरूरत है उतना ही दे, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा पानी हमको नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा, धीरे धीरे पानी जा रहा है। ड्रिप सिस्टम, जहां जरूरत है वहां पानी, ऐसे ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ढेकली तो ट्रेडिशनल है। अब तो मुझे मॉडर्न, तो मॉडर्न बोथ ए एंड बी आएगा। क्या आएगा? मॉडर्न बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, स्कूल के रिजल्ट को लेकर डर लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए स्कूल का रिजल्ट, अभी उस पर फोकस नहीं कीजिए। ठीक है, अभी फोकस कीजिए सैनिक स्कूल के एग्जाम में बेटा, जिसका फोकस सैनिक स्कूल। अभी स्कूल जाना जरूरी, सुनिए मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो अलग बात है, कोई बात, तब तो जाना ही पड़ेगा। अगर एकदम ज्यादा जरूरी है तो जरूर जाइए, लेकिन बिल्कुल अगर जरूरी नहीं है तो पूरी छुट्टी ले लीजिए। कब तक? एग्जाम तक। एग्जाम तक बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, दिन भर क्लासेस होंगी, दिन भर क्लास कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। समझ में आ रहा है ना बात? तो अगर जरूरी है कि जाना ही है तो बिल्कुल जाइए, उसमें कोई नहीं। एग्जाम चल रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन सब कुछ एग्जाम भी हो चुका है, ठीक है, जाना जरूरी नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, घर में रह के अच्छे से पढ़िए। तभी अभी आपका लास्ट के 5 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट सुधर सकता है बेटा, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा इज अ फेमस ट्राइबल लीडर बिलोंग टू विच ट्राइबल कम्युनिटी? बताइए, प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस आदिवासी समुदाय से है? तो सिंपल सा बिरसा मुंडा, तो आंसर आ जाएगा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द मेन फूड क्रॉप इज खरीफ सीजन। खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल कौन सी? तो खरीफ, खरीफ की कौन सी है? राइस, चावल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 33 का आ गया सी, फिर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खरीफ तो पता ही है, बाकी जो दिख रही है आपको, गेहूं, सरसों और ये ग्राम यानी ना, ये सभी क्या है? ये आपके रवि की फसल है, रवि। देखिए, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रवि एंड खरीफ सीजन इज नोन एज जायद। आपको तो बता चुका मैंने, बताया ना, जायद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां चावल का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है? कोई बता पाएगा? जल्दी से बताइए। कहां? यूपी नहीं, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताइए कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा, धान का कटोरा किस स्टेट को कहा जाता है? कोई बच्चा बता पाएगा? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया। देखते हैं पहला आंसर कौन देता है। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं आया आंसर। धान का कटोरा, बहुत बढ़िया, अनिकेत कुमार, छत्तीसगढ़। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा अब चावल उत्पादन में सबसे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट है, डेस 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 इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। जूट को, वूल को, कॉटन को या सिल्क को? तो कहा जाता है जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 का क्या आ गया? 37 का आ गया बी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डज नॉट बकरवाल डज द बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स? मतलब बोला जा रहा है कि बकरवाल आदिवासी समुदाय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो जो बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। कहां से? जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रहा है? कहां से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर। 38 का आ गया आपका ए। नेक्स्ट है, उरांव, उरांव ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू, उरांव आदिवासी समुदाय कहां से रिलेटेड है? तो जो उरांव ट्राइबल कम्युनिटी है सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में। और भी अगर ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल रहते कि सबसे ज्यादा कहां है तो ट्राइबल कम्युनिटी कहां?
झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, ये सभी लिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। संथाल ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, कर्नाटक, मिजोरम, झारखंड या मणिपुर? तो अगर देखिए आपसे उरांव बोला जाए या फिर बोला जाए संथाल, तो सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में ही है। झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी ये सभी है। ओके, राइस ऑफ वॉल। धान का कटोरा दोनों को, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को कहा जाता है बेटा, छत्तीसगढ़ को तो कहा जाता ही है ना? ठीक है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बेटा। आयुष ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन ज्यादातर जो मुख्य रूप से धान का कटोरा आपको छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है, झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। लेट हो गए राज, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लीजिए, दिमाग लगाइए, क्या है, क्या लगाना है दिमाग, कि कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऐसा पेयर है जो बिल्कुल सही है, जरा बताइए, बता पाएंगे? देखिए मध्य प्रदेश में खासी लिखा है, तो मध्य प्रदेश में खासी कैसे आएगा बेटा? मध्य प्रदेश जो खासी है तो मेघालय में है। ठीक है, और ये लाहौल ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और भील राजस्थान में पाए जाते हैं। भील मुख्य रूप से आपको देखेंगे तो बाकी जगह जैसे कि एमपी, ठीक है, इधर तो है, एमपी में, राजस्थान में और गुजरात, 3 जगह मुख्य पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका गलत, ये मतलब ये तो सही हो गया, राजस्थान में भील, ये करेक्ट पेयर है। जो लुसाई है बेटा, ये कहां पाई जाती है, जरा मुझे बताइए, लुसाई जो, हाँ कौन सा है, बी वाला आ रहा है? चलिए, तो लुसाई कहां पे बेटा? ये मिजोरम, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए सब में गलत लिखा हुआ, इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गोड ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो गोड आदिवासी समुदाय है किस राज्य से संबंधित? मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित? तो छत्तीसगढ़ में भी गोड है। ठीक है, गोड ट्राइबल कम्युनिटी एमपी में भी है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कहां, इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन भी देखना है आपको, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द अर्थ वॉर्म कन्वर्ट सॉलिड वेस्ट टू इन मैन्योर? मतलब कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा केचुए ठोस पदार्थ को खाद में परिवर्तित करते हैं, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? वर्मी कंपोस्टिंग, यानी वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, पूछा जा रहा है द्रौपदी मुर्मू इज बिलोंग टू विच ट्राइबल कम्युनिटी? मतलब हमारी देश की जो माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, बी भील, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी गोड़। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, सभी के कमेंट में देखूंगा, जल्दी से क्या है आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। बताइए क्या आंसर? डी नहीं बेटा, डी नहीं, क्या है, सिंपल सा इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल बेटा, है ना, संथाल, संथाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में संथाल सबसे ज्यादा है और झारखंड की है हमारी देश की जो राष्ट्रपति है। व्हेन वाज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पेशा इंट्रोड्यूस? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम या पेशा कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया? 1996 में। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ याद रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, चलिए अब बताइए, गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट? तो गारो खासी जयंती कहां है बताइए?
गारो खासी जयंतिया कहाँ है? गारो खासी जयंतिया है मेघालय में। क्या आएगा? मेघालय। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है जीरो ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य जहां अनुसूचित जनजाति मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग ही नहीं करती, है ही नहीं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो बाकी जगह तो है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में बिल्कुल जीरो है बेटा, पंजाब में बिल्कुल जीरो। ठीक है, ठीक है, बोलिए। सर सैनिक स्कूल में जाने से हम क्रिकेटर नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं बेटा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, है ना? अगर आपका सपना है जाने का तो बिल्कुल जाइए। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर कम्युनिटी एज द शेड्यूल्ड ट्राइब? बताइए, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी हमको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? उसकी शक्ति है राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको। ठीक है, तो आंसर आएगा ए। व्हेन इज द जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जरा कोई बताइए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जरा आंसर मुझे जल्दी से दीजिए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है कब? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की याद में। हाँ, 15 नवंबर। बी नहीं बेटा, 14 नवंबर को बाल दिवस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 10 अगस्त को पता नहीं क्या मनाया जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेज वाला भी मैं कराऊंगा आपको, घबराइए मत। ठीक है, 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल सेलिब्रेटेड? विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 9 अगस्त को, याद रखिएगा, 9 ऑफ अगस्त। ऑप्शन नंबर बी। 50 का सी नहीं आएगा बेटा, 50 का आएगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है बेटा, हिंदी दिवस। हाँ, आपको याद करा दूंगा बेटा कि कब एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे हो गया, कब आपका लेबर डे मनाया जाता है, कब आपका वुमेन्स डे मनाया जाता है, कब साइंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, पॉपुलेशन डे कब है, सब कुछ बता दूंगा। नेशनल स्पेस डे चाहिए ना, जरूर याद करना। किसको किसको याद करने का मन है कि साल भर में जो इंपॉर्टेंट डेज हो वो हमको पता चल जाए? कौन कौन चाहता है कि हमको पता हो? बिल्कुल करा दूंगा मैं, है ना? चलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्राइबल्स? आदिवासियों के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? ट्राइबल्स प्राइमरी लिव इन अर्बन एरिया, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। ट्राइबल्स हैव द डीप कनेक्शन विद फॉरेस्ट एंड नेचर, ये सही है और हमसे सही पूछा गया। ट्राइबल आर नोन फॉर इंडस्ट्रियल वर्क इन लार्ज फैक्ट्री, गलत। ट्राइब्स हैव द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिकल प्लांट्स एंड हर्ब, बिल्कुल गलत, ये भी गलत। उनको अच्छा नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज होता है जो भी औषधि है, जड़ी बूटियों के बारे में, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी डज नॉट हैव एनी ट्राइबल कम्युनिटी? मतलब बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक भी जनजातीय समुदाय है ही नहीं? तो हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और चंडीगढ़ में, मतलब ऑल ऑफ द आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है बेटा, डी। 52 का आंसर है आपका डी, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी डी सर। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेरिकल्चर रिलेटेड टू। सेरिकल्चर आपको बताया था ना, इससे पहले हॉर्टिकल्चर भी बताया, फिर आपको मैंने बताया एपीकल्चर बताया, एग्रीकल्चर तो पता ही है। आप पूछे सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर मतलब कि किससे संबंधित है? वो रेशम उत्पादन से, रेशम उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? हमने बहुत सारे कल्चर देख लिए, एपीकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, और क्या देखा बताइए? और अब बारी है कि अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर, इज कॉल्ड विटीकल्चर। और पीसी कल्चर मतलब मछली उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की जो प्रोडक्शन है उसको कहेंगे, और बोला जा रहा है पीसी कल्चर मछली उत्पादन। समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट फार्मर इन रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत में अधिकांश किसानों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? जो गांव वाले क्षेत्र है वहां पे जितने भी किसान है उसका प्राथमिक व्यवसाय क्या है? क्या है? एग्रीकल्चर, खेती ही तो है, खेती ही है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सीजन डू इंडियन फार्मर्स यूजुअली सो वीट? भारतीय किसान आमतौर पर किस मौसम में गेहूं बोते हैं? गेहूं आपको खरीफ फसल बता दी, एक रबी फसल और जायद भी बता दी। तो गेहूं कब है? गेहूं कौन सी कब बोई जाती है बताइए? रवि। कौन सी रवि क्रॉप्स है? ये कब बोई जाती है? ठंड के समय। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 56 का आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर इन पंजाब टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन? मतलब पंजाब में फसल की कटाई के मौसम को किसानों द्वारा किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? किसने किसने सुना है बैसाखी का नाम? जरा बताइए। दिवाली तो नहीं आएगा बेटा, दिवाली तो नहीं आएगा, होली भी नहीं आएगा, पोंगल नहीं, आंसर आएगा बैसाखी। ऑप्शन नंबर सी। 57 का आ गया सी। हाँ, बैसाखी बनाई है आपने? अच्छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग? खेती के प्रकार की पहचान करें। इट इज पार्ट प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली। यह किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, केवल और केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? कमर्शियल फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग? तो केवल अपने जीवन का निर्वाह करना है, जीवन की जरूरतों को पूरा करना है, तो इसे कहते हैं निर्वाह खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अधिराज कह रहे हैं कि 10 अगस्त को लॉयन डे मनाया जाता है। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां पे कोई इंपॉर्टेंट डेज ना हो, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, कौन सा जरूरी है, वो पे डिपेंड करता है। हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक ना कुछ डे रहता है, तो आप सब कुछ याद थोड़ी करेंगे कि 365 दिन में क्या है। हमारे लिए तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रखेंगे ना, कि जो नॉर्मल बेसिक है उसको हमको याद रहना चाहिए, बस इतना ही तो जरूरी है हमारे लिए। 5 जून को बेटा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच क्रॉप इज कॉमनली रिफर्ड एज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया? किस फसल को सामान्यतः भारत का मुख्य भोजन कहा जाता है? बताइए। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसी फसल जिसको भारत का मुख्य भोजन कहा जाता है? तो बता पाएंगे भारत का मुख्य भोजन किसे कहा जाता है? तो भारत का मुख्य भोजन है चावल, राइस। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर आर नॉट यूज्ड? किस प्रकार की खेती में कीटनाशक और उर्वरक का यूज नहीं करते हम? क्या बोला जा रहा है? उर्वरक का, कीटनाशक का, जो दवाइयां अलग से मिलाई जा रही है उसका यूज नहीं करते, ताकि पौधों का विकास तेजी से, ये सब यूज नहीं करें हम। कौन सा फिर ये आएगा आपका? ऑर्गेनिक खेती, जिसमें हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं घर के आसपास ही, ठीक है, गोबर हो गए, गोबर खाद वगैरह, ये सब चीजों को हम यूज करते हैं, जैविक। याद रहेगा? ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे रवाना हो रहे हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच फार्मिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ एंड इन सीक्वेंशियल सीजन मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? कौन सी कृषि तकनीक में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्रमिक मौसमों में एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है? मतलब समझिए, ऐसा है कि एक आपके पास जमीन है, उसमें कोई एक मौसम हुआ तो कुछ अलग फसल बोई गई, दूसरा मौसम आया फिर दूसरी फसल बोई गई, फिर तीसरा मौसम आया, मतलब मौसम जैसे कि यहाँ पे बरसात हो गई, फिर आपकी यहाँ पे ठंड आ गई, फिर गर्मी, तो मौसम, जमीन एक ही है, खेत एक ही है, उसमें अलग अलग फसलें बोई जा रही है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फसल चक्र। इसे क्या कहते हैं हम? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोनोकल्चर मतलब एक ही प्रकार की फसल बो जा रही है। अंतर फसल मतलब कि क्या हो जा रहा है? एक ही खेत में 2 या 2 से फसल एक साथ उगा दी जाती है। एक तो खेत है, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल, उसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो वही है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड वेयर द 2 और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड टू मैक्सिमाइज रिसोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन? तो आंसर आएगा इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल, एक ही टाइम पे 2 या 2 से अधिक फसल। और वो वाला क्या था? कौन सा था? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन था, कि एक सीजन हुआ एक फसल बोई गई, दूसरे सीजन में दूसरी फसल, इस टाइप से, है ना, याद रखिएगा।
चलिए, तो 61 का हो गया आपका बी और 62 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैटेगराइज्ड बाय हाई इनपुट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड केमिकल पर यूनिट एंड एरिया? किस प्रकार की खेती में प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में पूंजी, श्रम या रसायनों का उच्च निवेश होता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव, नहीं इंटेंसिव, जिसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं ना, ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं इंटेंसिव। हाँ, ऑप्शन नंबर सी याद कराया था ना, इंटेंसिव यानी गहन खेती। वो व्यापक खेती में क्या है, कम पूंजी की जरूरत पड़ती है, कम रसायन की यूज कर जरूरत पड़ती है, कम श्रम की, तो हो जाएगा आपका इंटेंसिव। लेकिन ये मतलब वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत पड़ी है प्रति इकाई छोटी सी भूमि पे, अधिक श्रम की, अधिक रसायन की, ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है, ज्यादा आपको कैपिटल लगाना पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम इंटेंसिव। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक कंबाइंस रेजिंग फिश एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स बाय सिम्बायोटिक एनवायरनमेंट? कौन सी तकनीक मछलियों को पालने और पौधों की खेती के सहजीवी वातावरण, मतलब दोनों साथ साथ, ठीक है, तो कौन सा है? एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स या पर्माकल्चर या सिल्वीकल्चर? तो इसका आंसर आएगा बेटा एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स 64 का आ जाएगा सी। कैसे? जैसे क्या होता है, जो मछलियों के, जो फिश के जो अवशेष हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा है, उनको मतलब जमीन में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है, पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। अब जो पेड़ पौधे करते हैं तो फिर उसको यहां कर लेती है ना, हाँ ठीक है, उनसे पोषक तत्व तो उनको मिल जाते हैं मिट्टी में, पानी में जाके, दोनों एक दूसरे के सहजीवी वातावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज द कैश क्रॉप फॉर फार्मर्स इन मेनी रीजन ऑफ इंडिया? भारत के कई क्षेत्रों में किसानों के लिए कौन सी फसल नकदी फसल, जिसे बेचकर पैसा कमाते हैं? तो गेहूं, चावल, जौ नहीं, ये तो आपका तो आ जाएगा कॉटन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक आमतौर पर किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर किसानों के द्वारा कौन सा जैविक उर्वरक यूज किया जाता है? तो खाद, कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। 65 का आ गया आपका बी और 66 का सी। ठीक है, नोट करते चलिए। जैविक बोला, ऑर्गेनिक तो खाद जो है नॉर्मल, हाँ कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। बी नहीं बता, डीएपी नहीं, अलग से कोई हमको केमिकल नहीं मिलाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर? किसानों द्वारा अपनाए जाने वाला फसल चक्र, मतलब कि एक मौसम में अलग फसल, फिर सेकंड मौसम में फिर अलग फसल, फिर अलग मौसम में अलग फसल, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे हम, मतलब क्यों, उसका उद्देश्य क्या रहता है? मिट्टी की उर्वरता में सुधार, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। ऑप्शन नंबर, मिट्टी के कटाव को रोकना नहीं, ये नहीं है, ये रीजन नहीं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसका है कि मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा, फर्टिलिटी रेट उसकी बढ़ेगी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये देखिए, हाँ जो राइस बॉल ऑफ इंडिया, मतलब कि धान का कटोरा, भारत के धान का कटोरा, देखिए छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों कहा जाता है ना। ऋतिक, उसमें आप खाद आएगा आंसर, ठीक है, खाद आएगा, याद रखिए, कंपोस्ट आएगा। नेक्स्ट, यूज द इरिगेशन मेथड बाई यूज्ड बाई फार्मर्स टू कंजर्व वाटर? जल संरक्षण के लिए किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई पद्धति का चयन करें। तो बताइए, जल को बचाना है और सिंचाई भी हो जाए, इरिगेशन का प्रोसेस भी अच्छे से हो जाए और जल भी बच जाए, तो इसके लिए इस प्रोसेस कौन सा है, सिंचाई पद्धति का चयन करें? तो बाढ़ सिंचाई ये नहीं है, ठीक है, वेल कुआं नहीं है, ड्रिप इरिगेशन बेटा, ड्रिप, छोटे छोटे बूंदों के ड्रिप सिंचाई, जहां जरूरत है वहां उस भाग में नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लिवस्टॉक ऑन द सेम लैंड कॉल्ड? एक ही भूमि पर फसल उगाने और पशुपालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब यहाँ पे खेती भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। विच फार्मिंग मेथड इज कैटेगराइज्ड बाई स्लेश एंड बर्न टेक्निक। मतलब स्लेश एंड बर्न, स्लेश एंड बर्न, ठीक है, जिस जगह जमीन का यूज किया, ठीक है, उसको जलाया फिर आगे बढ़ गए, तो ये कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ये आएगा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। याद है? हाँ, मिक्स्ड फार्मिंग। 70 का आंसर क्या आ गया? 70 का आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस इन फार्मिंग। खेती में अगर हम ग्रीन हाउस का यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस क्या बताया था? ग्रीन हाउस पृथ्वी के जो तापमान को है रखना। जैसे कि ठंड के समय में ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ठीक है, कांच से या प्लास्टिक के जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं उससे बनाया जाता है। मतलब उष्मा को ग्रहण करेंगे लेकिन जाने नहीं देंगे वापस, है ना। तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? पशुधन को घर में रखना, फसलों को भंडारण करना, संसाधित करना, प्रोसेस फूड नहीं। इसका यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अनफेवरेबल वेदर। मतलब पौधे को प्रतिकूल मौसम से, जैसे कि उस समय उनको उष्मा की जरूरत है, हीट की जरूरत है, ठंड का मौसम है, तो हमने क्या कि सूर्य से जो प्राप्त हो रही है उष्मा दिन में आई उसको हमने रख लिया, जाने नहीं दिया, तो उनको वहां पे हीट मिल जाती है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आ गया सभी का? ऑप्शन नंबर बी 71 का आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन कृषि कार्य है? तो कृषि कार्य कौन सा है? सोइंग, बुआई भी है, कटाई भी है, मिट्टी को तैयार करना भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 72 का आंसर आएगा डी। रेडी हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी मेथड टू इरिगेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी मैदान में सिंचाई की प्राथमिक विधाई क्या है? प्राथमिक विधाई नहीं, प्राथमिक विधि। तो प्राथमिक विधि कौन सा है? आपको बोला जाए नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, या फिर नहर सिंचाई है, या फिर बाढ़ सिंचाई। तो कैनल इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैनल का यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं बेटा, जो मुख्य रूप से प्राथमिक विधि पूछा है, प्राइमरी मेथड, तो आएगा कैनल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया सभी का? 73 का सी। चलिए 74, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रेडोमिनेटली प्रैक्टिस इन हिली एरिया ऑफ इंडिया लाइक हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती, कृषि मुख्य रूप से की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा टेरेस फार्मिंग, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। याद है? सभी को पता है ना? सभी को पता है, बिल्कुल पता है सभी को। क्या पता है? नेक्स्ट, व्हाट इज वीडिंग। निराई क्या है बेटा? निराई किसे कहते हैं? खेतों की जुताई, प्लविंग द ऑफ द फील्ड, या रिमूविंग इंसेक्ट, कीड़ों को हटाना, अवांछित पौधों को हटाना, रिमूविंग द अनडिजायरेबल प्लांट्स। मतलब क्या है? ये जो निराई होती है बेटा, वीडिंग होती है, इसमें अवांछित जो पौधे होते हैं एक्स्ट्रा, उनको हटाना। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया किसे कहा जाता है? एस एस स्वामीनाथन, एम एम स्वामीनाथन। किसे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस है बेटा, एम एस स्वामीनाथन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आईएमपी, याद रखिएगा। हरित क्रांति का नॉर्मल ऑल ओवर द वर्ल्ड बताएं तो क्या है? नॉर्मन बारलॉग। नॉर्मन बारलॉग। अगर केवल पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आंसर आएगा नॉर्मन बारलॉग। लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो एम एस स्वामीनाथन आएगा आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया में अलग और ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। श्वेत क्रांति, यानी दूध उत्पादन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन, तो कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी, वर्गीस कुरियन। याद रहेगा सभी को? वर्गीस कुरियन। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजेदार, बिल्कुल। विच रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑनियन प्रोडक्शन एंड प्रॉन प्रोडक्शन। मतलब कि कौन सी क्रांति ऐसी है
जो प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन दोनों से संबंधित है। तो प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति। पिंक का मतलब होता है गुलाबी, तो गुलाबी क्रांति, नॉट धूसर, नॉट पीली, नॉट व्हाइट। तो अगर पूछा जाए आपसे कि प्याज ऑनियन प्रोडक्शन एंड प्रॉन यानी कि आपका झींगा उत्पादन संबंधित कौन सा, पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी। चलिए अब 2 क्वेश्चन और रह गए बेटा, 2 क्वेश्चन और, फिर समझिए ये जो हमारा क्रैश कोर्स का साथ है यहीं तक रहेगा, जुड़े रहेंगे लेकिन क्रैश कोर्स का साथ हमारा यहीं तक रहेगा। चलिए, यूज द क्रॉप दैट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू ग्रो, ऐसी फसल चुने जिसे उगने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता हो। राइस, व्हीट, सरसों यानी मस्टर्ड, या फिर बोथ बी एंड सी। हाई टेम्परेचर की जरूरत हो जिसे उगने के लिए। जल्दी से बताइए क्या आएगा। जल्दी से 79। सोहन, ये बताइए कि जो चावल है बेटा, चावल के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लगभग 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की। मस्टर्ड ये सभी देखिए, इसको कब बोया जाता है, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये तो रबी की क्रॉप है। रबी क्रॉप को ठंड के मौसम में हो जाता है और गर्मी स्टार्ट होता है उसको काट लिया जाता है। उसी प्रकार जो चावल है बेटा, चावल को तो बरसात यानी जून जुलाई में बोया जाता है, जून में, उस समय तो गर्मी होती है। तो अधिक टेम्परेचर की जरूरत किसको पड़ती है, चावल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब किसका किसने ए पे टिक किया जरा बताइए। नेक्स्ट कह रहे हैं सर वी मिस यू। सर बिल्कुल अभी जुड़े हुए हैं बेटा, अभी तो हम एग्जाम तक जुड़े रहेंगे बिल्कुल। फिर आप सभी के साथ हमारा ग्रुप तो बना हुआ है ना, बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आएगा। हाँ ठीक। नेक्स्ट है द राउंड रिवोल्यूशन एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, गोल क्रांति ने क्या है, किसके उत्पादन पर जोर दिया बताइए। गोल क्रांति ने किसके उत्पादन पे जोर दिया, अंडा, ऑयल सीड, पोटैटो या फिर ऑनियन। गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ, ये लास्ट वीडियो बेटा, क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो है। बाकी चीजें मिसलेनियस होंगी तो यूट्यूब पे दे दूंगा मैं आपको, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस क्रैश कोर्स का कंप्लीट, प्रैक्टिस सीट वगैरह सब सारी अपलोड कर दी गई है, टेस्ट वगैरह जितनी भी चीजें हैं मैंने अपलोड कर दिए, और मिसलेनियस टेस्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स के टेस्ट है। ओके, चलिए क्या आएगा बेटा, यहां पूछा जा रहा है कि गोल क्रांति राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, राउंड रिवोल्यूशन रिलेटेड है पोटैटो आलू से। पोटैटो आलू, एग नहीं आएगा बेटा, एग नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, आलू। ठीक है, आलू आएगा। क्लियर, हाँ पोटैटो, सभी नोट कर लीजिए। सारी सारी कौन सी सुनेंगे, वही, हाँ बिल्कुल। क्रैश कोर्स से हमने कंप्लीट कर दिया, स्पीड बढ़ा ली हमने, आपको बताया था ना हारी है हिम्मत ना कदम लड़खड़ाएंगे, ना हारेंगे हिम्मत ना कदम लड़खड़ाएंगे, बस जिस स्पीड से चलना शुरू किया था उसकी और ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे। पहले थोड़ी स्पीड बढ़ाई थी, फिर अब और ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे। अच्छा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अभी सुना देता हूं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से हमको किस अप्रोच को फॉलो करना है, किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है, ओएमआर सीट कैसे आपको फिल करनी, सारे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, क्या एग्जाम में लेकर जाना है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, बिल्कुल, है ना। वहां पे जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस होंगी आपको करनी है। अब जो भी क्लासेस होंगी लाइव होंगी, मैथ से रिलेटेड, बाकी लैंग्वेज से रिलेटेड, जीके जीआई से रिलेटेड लगातार क्लासेस आएंगी। अब बस आप जुड़े रहिए एग्जाम तक, बिल्कुल। अगर स्कूल जाना जरूरी नहीं है तो अभी स्कूल मत जाइए एग्जाम तक, अगर जरूरी है तो बिल्कुल जाना है, फिर तो एग्जाम है या कुछ जरूरी है तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, मैराथन क्लासेस आएंगी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
दुआओं में याद रखेंगे बेटा, दुआओं में याद रखेंगे अच्छे से। हाँ बिल्कुल मेहनत कीजिए। अभी रिलैक्स नहीं होना है, क्लास खत्म हुई है, अभी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल आज भी पढ़िए, कल भी, परसों भी, 4 तारीख तक पूरा अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, शांत रहिए। बिल्कुल हेडेक मत लीजिए कि एग्जाम लास्ट समय, इतना बड़ा सिलेबस, कुछ भी नहीं, बहुत पढ़ाई की आपने, है ना। 5 तारीख को शांति से जाइए, एग्जाम दीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके चलिए, जय हिंद बेटा, जय हिंद। बिल्कुल ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर आप सभी को टाटा बाय बाय, अलविदा। बिल्कुल मैं भी याद करूंगा सभी बच्चों को, है ना, बहुत याद आएगी। बिल्कुल, है ना। अभी तो क्लासेस होंगी बेटा, अभी हाँ मैराथन होंगी, ठीक। चलिए बिल्कुल, आपको हम भी मिस करेंगे, सभी मिस करेंगे, है ना। अच्छे से रहिएगा, मेहनत कीजिए। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो पढ़ाई बची हुई है। अभी इमोशनल नहीं होना है आप सभी को, अभी तो पूरा सफर बचा हुआ है बेटा, अभी तो पढ़ाई करनी है। अभी जुड़िएगा सभी, जितने के जितने बच्चे जो भी हैं। अभी 6:30 बजे फिर मेरी क्लास है, ठीक है। तो 6:30 बजे जो यूट्यूब पर क्लास होगी उसमें तो जुड़ेंगे ही, सभी जुड़ेंगे, जल्दी से प्रॉमिस कीजिए, सभी बच्चे जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ऋतिक याद है, आयुष कुंडू, आयुष्मान, रचना, हाँ सभी बच्चे, अव्यय, अनिकेत, पुष्पा, ऋतिक, रचना, कनकलता, उज्जवल, दक्ष, हाँ आराध्या, हाँ सभी बच्चे बिल्कुल, महाराणा प्रताप, वरदान, आरुष यादव, ठीक है। चलिए बिल्कुल जुड़िएगा सभी। चलिए फिर क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भरोसा रखिए खुद पर और एग्जाम अच्छे से करके आएंगे। बिल्कुल एग्जाम में फोड़ के आना है हमको, है ना। बिल्कुल एग्जाम को फोड़ के आइए, मतलब बहुत अच्छा बनाना, फोड़ना ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर।